यस जो नेता करेगा उसकी हम कर देंगे बल्ले बल्ले। उसने आवर तोड़ी में इतना बढ़िया कानून बना दिया, समाज जब काम ही नहीं दे रहा है तो नेता तो कुछ करेगा, कुर्सी मिली है भाई। और मर्दों का संगठन है, दो ही शर्तें हमारी, कोई सर्जरी करवानी है, कोई हार्ट का कोई मसला हो गया, और यहाँ पर जो एमसीडी है बार बार कभी रेडी उठा लेती है, सब चीज उठा लेती है। हमने दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट करी है, कोई मैकडोनल्ड्स की तरह कोई फ्रेंचाइजी किसी रेस्टोरेंट की लेना चाहे, तो उन्होंने हमें इसमें सपोर्ट करा और हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। और हमने कहा है कि ये कोई बहुत बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा बजट प्लान करने की जरूरत नहीं है सरकार को। जय श्री राम। दिल्ली जो है पूर्ण राज्य नहीं है, तो दिल्ली में कोई भी चीज मांगने के लिए हमें ये चीज ध्यान करनी थी कि जो दिल्ली की जो माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी जो वो दे सकती है, उनके अधिकार क्षेत्र में है वही चीज मांगी जाए। जैसे आधार, रिफ्यूजी स्टेटस, ये तो हमने सेंटर से मांगा। दिल्ली में जो हम रह रहे हैं यहाँ पर करीब 6-7 यहाँ कैंप्स हैं, तो इनके लिए हमने जो मांगे रखी हैं, क्योंकि हम 3 साल से आपके बीच में घूम रहे हैं और सबसे विचार विमर्श करने के बाद ही ये लेटर रेडी हुआ है। पहले हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री को अवगत करवाया है कि कहाँ कहाँ रह रहे हैं पाकिस्तानी हिंदू। हमने कहा कि भाटी माइन छतरपुर सबसे पुराना सेटलमेंट है, जिसमें ज्यादातर लेबर क्लास के लोग रहते हैं। मजनू टीला का कैंप है, जिसको हाईकोर्ट की तरफ से तोड़ने का ऑर्डर आया था, लेकिन हिंदू सम्मान फाउंडेशन के प्रयासों से, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया विष्णु शंकर जैन जी का, जिन्होंने हमें इसमें सपोर्ट करा और हमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से इसके लिए स्टे ऑर्डर मिला हुआ है। और तीसरा जो सिग्नेचर ब्रिज कैंप है, जो यमुना फ्लड प्लेन में है, जहां पर बाढ़ आती रहती है, हर साल बीमार होते हैं लोग, बहुत डेथ होती है वहां पर। आदर्श नगर कैंप है, जो बिल्कुल कूड़े में कैंप है, घरों के साथ में ही कूड़ा गिरा देते हैं वो लोग। और बिल्कुल बदबू वाला कैंप, और सबसे ज्यादा बीमारियां वहां फैलती हैं। फिर रेफ्यूजी रोहिणी 11 सेक्टर, 25 सेक्टर, जहाँ छोटे छोटे कैंप्स हैं। वो सुल्तानपुरी, जहाँ ज्यादातर रेंटेड लोग रहते हैं, गुड़ी समाज के, जो कराची से आए हैं, वहां भी बहुत परिवार वापस गए हैं। बहुत वहां पे दिक्कत है, उनके रिक्शे जब्त हो जाते हैं, उनके पास लाइसेंसेस नहीं है, आईडी कार्ड की वजह से बहुत परिवार वहां से भी गए हैं। तो हमने ये कहा है कि जो सबसे पहली मांग हमने स्टेट गवर्नमेंट को रखी है, काम काज, लाइवलीहुड एंड एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट ही मांगा है, स्टेट डोमेन का जो उनके कार्य क्षेत्र में आता है। हमने कहा है कि भाई सारी फैमिलियां जो छोटे मोटे काम ही करती है, तो ऐसे तो आप अमीर होगे नहीं, रेडिया चलाकर मजदूरी करके तो ऐसा तो समाज उठेगा नहीं। तो हमने ये कहा है कि आप डेजिग्नेटेड वेंडिंग स्पेसेस या डेजिग्नेटेड वेंडिंग या मार्केट जोन्स बनाएं, जैसे तिब्बतियों की मार्केट है, वैसे ही हमने ये रिक्वेस्ट करी है कि आप डेजिग्नेटेड मार्केट जोन्स बनाएं इन कैंप्स के आसपास में, ताकि वहां पर आप अपनी परमानेंट दुकान, परमानेंट रेस्टोरेंट, परमानेंट ढाबा, परमानेंट कुछ आप अपना काम कर सके। कोई होलसेल का काम करना चाहे, कोई दूध का काम करना चाहे, तो बड़ा कुछ काम आप कर सके। यहाँ रेडी भी लगानी चाहे तो वहां लगा सके, जैसे तिब्बतियों की कॉलोनी है, तिब्बतियों की मार्केट है, वैसे ही आपकी मार्केट बने। और यहाँ पर जो एमसीडी है बार बार कभी रेडी उठा लेती है, सब चीज उठा लेती है, इससे इकोनॉमिक लॉस होता है, क्योंकि रेफ्यूजीज के पास कोई वर्क आइडेंटिटी का कोई कार्ड नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो काम काज नहीं मिल पाता। नए जो लोग हैं, जो नए लोग आते हैं, और मजदूरी करनी पड़ती है, बहुत लोगों से होती है, बहुत लोगों से नहीं होती है, जिस वजह से लोग जाते हैं। हमने दिल्ली सरकार से ये रिक्वेस्ट करी है, हर कैंप के आसपास नजदीक, जैसे यहाँ छतरपुर मार्केट है, तो छतरपुर में आप लोगों के लिए कोई मार्केट स्पेस अलॉट करा जाए, जिसमें कम से कम 100, 200, 500 छोटे छोटे दुकानें, छोटे छोटे ठेले आप लगा सकें, और अपना कोई बड़ा काम, कपड़े का कारोबार, कोई कोई दूसरा कुछ कारोबार आप कर सके। तो ये हर कैंप के नजदीक हमने रिक्वेस्ट करी है कि सरकार दे, ये दे सकती है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा हमने कहा है कि वेंडिंग लाइसेंसेस दे, जैसे कोई मदर डेयरी का आउटलेट खोलना चाहे, कोई आइसक्रीम का पार्लर खोलना चाहे, कोई मैकडोनल्ड्स की तरह कोई फ्रेंचाइजी किसी रेस्टोरेंट की लेना चाहे, तो कैसे लेगा? तो कोई ऐसे टेम्पररी वेंडिंग लाइसेंसेस इशू करे अंडर ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरी, ताकि आप कुछ बड़ा काम कर सके। और हमने ये कहा है कि जब तक कोई नेशनल रेफ्यूजी पॉलिसी नहीं बनती है, तब तक दिल्ली सरकार अपने लेवल पे एक स्टेट लेवल रेफ्यूजी आइडेंटिटी कार्ड, मतलब रेफ्यूजी स्टेटस स्टेट का, वो इशू कर सकती है। वो इशू करे जिसके आप कम से कम अपना आप काम काज स्टेट लेवल पे कर सके, और जो परिवार यहाँ से वापस जाते हैं उनको वापस ना जाना पड़े। हमारे पास भी चॉइसेस रहेगी कि हम किसी को
दुकान खोल कर दे रहे हैं, किसी को होलसेल का लाइसेंस लेकर दे रहे हैं, हम बड़ा कुछ काम से स्पेयर पार्ट्स का काम खोल के दिया, कुछ अलग अलग काम हम खोल सकते हैं। हमने दूसरी चीज मांगी मेडिकल असिस्टेंस, हेल्थ केयर की सबसे बड़ा इशू है मेडिकल का, टेस्ट इतने महंगे हैं, इलाज अफोर्ड नहीं हो पाता है, सबसे बड़ी बात है। हमने ये कहा है कि गवर्नमेंट आईडी नहीं होने की वजह से, आधार शाधार न होने की वजह से सरकारी हॉस्पिटल में इलाज नहीं हो रहा है, कोई मेडिकल इंश्योरेंस कवर नहीं है रेफ्यूजियों के लिए, और इतना महंगा इलाज है दिल्ली में। डिजीज प्रेवलेंट जो है, सीजनल डिजीजेस होती हैं, कोई इलाज नहीं मिलता उसमें। तो हमने क्या तीन मांगे रखी हमने इसमें मेडिकल रिपोर्ट में। हमने कहा है कि आप एक प्राइमरी डिस्पेंसरी हर रेफ्यूजी सेटलमेंट में खोल कर दें, जिसमें 3 डॉक्टर कम से कम रहे। 3 डॉक्टर, एक तो जनरल फिजिशियन सर्दी बुखार जुकाम टाइफाइड इसके लिए, एक डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट जो लेडीज प्रॉब्लम प्रेगनेंसी रिलेटेड जो डॉक्टर होती है वो रहे, और एक पीडियाट्रिशियन जो बच्चों का इलाज करता है डॉक्टर। तो 3 डॉक्टरों की मांग करी हमने, हर रिफ्यूजी कॉलोनी में सरकारी लेवल पे डिस्पेंसरी खोली जाए। उसमें हमने कहा है कि स्टेट के जो मेडिकल स्कीम्स है उसमें जो हाई कॉस्ट ट्रीटमेंट है, कोई ऑपरेशन करवाना है, कोई सर्जरी करवानी है, कोई हार्ट का कोई मसला हो गया, उसके लिए जो स्टेट की जो मेडिकल स्कीम्स हैं उसमें रेफ्यूजियों को, पाकिस्तानी हिंदू रेफ्यूजियों को इंक्लूड करा जाए। तीसरा हमने कहा है कि पीरियोडिक मेडिकल कैंप्स लगाएं आप जगह जगह पर, ताकि कम से कम जो ये बुजुर्गों को या क्रोनिक पेशेंट्स का या इनका आप इलाज करवा सके सरकारी लेवल पे। और हमने कहा है कि कोई बहुत बड़ी रिक्वेस्ट नहीं है, इसके लिए कोई बहुत बड़ा बजट प्लान करने की जरूरत नहीं है सरकार को। बीमारी के कारण से इस बार बहुत मौतें हुई हैं, खासतौर से उधर सिग्नेचर ब्रिज एरिया में, यमुना के चक्कर में जब फ्लड आया था, तो ये हम अवॉइड कर पाएंगे। और तो चौथी हमने बात रखी है कि फूड एंड सिक्योरिटी, राशन स्टेट डोमेन, कि सारे रिफ्यूजियों को, जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको आप फ्री राशन ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इशू करें। कम से कम, कभी ये होता है कि मजदूरी करने लायक नहीं होता, बीमारी घर में आ जाती है, परेशानी हो जाती है, कम से कम मंथली राशन मिले। इसके लिए आप टेम्पररी जो है एक राशन कार्ड या स्टेट कूपन इशू कर सकती हैं, ये हमने मांग करी है। और इससे कम से कम जो परिवार राशन की वजह से या परेशानी खाने पीने की वजह से बहुत दिक्कतें हो जाती है नई फैमिलीज को, खासतौर से उनको पाकिस्तान नहीं जाना पड़ेगा। फिर पांचवी मांग हमने करी है कि पेंशन, जैसे हम लोग प्राइवेट पेंशन देते हैं लेकिन सबको तो नहीं दे सकते, हमारा संगठन छोटा है। हमने ये कहा दिल्ली सरकार ऑलरेडी पेंशन दे रही है, ऑलरेडी पेंशन दे रही है बुजुर्गों को, विडोज को, और जो डिसेबल्ड पर्सन है। तो हमने ये कहा है कि आप इसमें रिफ्यूजियों को इंक्लूड करें, ताकि रिफ्यूजियों को पेंशन मिले, जिसमें कम से कम बुजुर्गों को दें, विधवा बहनें जिन पर बच्चे डिपेंडेंट है उनको पेंशन मिले, और डिसेबल्ड लोग हैं उनको मिले। ये हमने दिल्ली सरकार को मांग करी है। और हमने ये कहा है कि इसमें आप जो ओल्ड एज पेंशन है इसमें इंक्लूड करें सबका। फिर हमने ये कहा है कि हाउसिंग टेन्योर एंड डिमोलिशन प्रोटेक्शन, ये स्टेट डोमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए। हमने ये कहा है कि रेफ्यूजीज जो है दिल्ली में रहते हैं, इलीगल कंस्ट्रक्शनों में रहते हैं, इलीगल जगहों पर रहते हैं, और जैसे मजनू टीला को तोड़ने का नोटिस आ रखा है, यहाँ पर आपको फॉरेस्ट में डालने का नोटिस आ रखे, सिग्नेचर ब्रिज में कोई कंटिजेंसी नहीं है। तो हमने ये कहा है कि आप जितने भी रिफ्यूजी सेटलमेंट्स हैं इनके खिलाफ जो ऑर्डर इशू हुए हैं तोड़ने के, आप इनको वापस लें, इनको वापस लें, क्योंकि ये रिफ्यूजीज जाएंगे कहाँ? अगर तो हमारा देश पाकिस्तान में इनको बचा रहा होता तब तो बात अलग थी, इसराइल की तरह, वो हम कर नहीं रहे, तो ये तो भारत ही आएंगे। तो भारत में इनको हम कोई, ना तो कोई रेफ्यूजी पॉलिसी है, इनको कोई सपोर्ट तो है नहीं। तो जहां रह रहे हैं, जो भी ऑर्डर दिल्ली सरकार ने पास हुए करे हैं तोड़ने के, वो वापस ले, और इनको सेटलमेंट स्पेसेस इशू करें, अलॉट करें अंडर नेशनल रेफ्यूज, जब तक नेशनल रेफ्यूजी फ्रेमवर्क नहीं बनता है तब तक दिल्ली सरकार इसके लिए कुछ ना कुछ सेटलमेंट स्पेसेस इशू करे। जैसे यहाँ बहुत सारे परिवार है तो फॉरेस्ट वाले एरिया में बसा सकते हैं, जब तक कोई पॉलिसी बनती है तब तक बसने तो दो उनको। और दूसरा हमने कहा है कि जहां जहां रिफ्यूजी रह रहे हैं, जब तक कोई आपकी नेशनल पॉलिसी नहीं बनती है तब तक आप इनको पक्की कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप इनको परमिशन दे दे। जैसे यहाँ पर जो झुग्गियां शुगियां डली हुई है तो वहां पर उनको परमानेंट पक्की पक्की कंस्ट्रक्शन करने के लिए आप परमिशन दे, जैसे ताकि हम भी जो भी झुग्गियां बना रहे हैं तो हम भी वहां पर, जैसे जोधपुर में घर बना रहे हैं तो हम भी पक्के घर यहाँ पर आपके लिए बनाकर दे सके। तो ये हमने हाउसिंग के लिए बोल रखा है, क्योंकि झुग्गियों में हम नहीं चाहते कोई भी पाकिस्तानी हिंदू झुग्गी में रहे, एज ए ऑर्गेनाइजेशन हम नहीं चाहते।
हम चाहते हैं कि जैसे हम रह रहे हैं वैसे आप पक्के घरों में रहे, तो हमारा संगठन पक्के घर बनाने में मदद करेगा, लेकिन सरकार उनको तोड़े ना। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार उनको अलाउ करे। सातवां, एजुकेशन, पढ़ाई के रिलेटेड सबसे बड़ा इशू, 10 साल के ऊपर के जो बच्चे आते हैं उनका एडमिशन ही नहीं होता। तो हमने ये कहा कि स्पेशल एडमिशन विंडो बनाई जाए ताकि रिफ्यूजियों को, सारे बच्चों को एजुकेशन मिले। कोई स्पेशलाइज स्कूल का सेटअप अभी ऐसे कैंप्स के लेवल पे करें ताकि जो एडल्ट एजुकेशन दे सके, जो बच्चे यहाँ आए हैं जिनकी 10 साल से ऊपर की उम्र है उनको कुछ बेसिक एजुकेशन हम दे। और हमने ये कहा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कोई स्टेट के लेवल का कोई इशू, आईडी कार्ड इशू करें, कोई एफिडेविट्स दें ताकि बच्चे पढ़ाई कर सके। और अगर स्कूल दूर है, आप किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, स्कूल दूर है, तो वहां पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी दिल्ली सरकार दे। ये कोई बहुत बड़ी मांगे नहीं है, ज्यादा रेफ्यूजीज नहीं है, तो ये दिल्ली सरकार कर सकती है। कम से कम जो जो जनरेशनल पॉवर्टी और एक्सप्लॉयटेशन आप लोगों को, आपके समाज ने फेस करा है, उससे बाहर निकलने के लिए एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आठवीं मांग है हमारी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के संबंध में स्टेट डोमेन। बहुत सारे कैंप्स में मीटर ही नहीं लगते या टेम्पररी मीटर दिए जाते हैं। टेम्पररी मीटर की वजह से क्या होता है कि यूनिट प्राइस ही उसका 10 रुपए का है। तो हमने ये कहा कि बिजली होएगी तो बच्चे पढ़ेंगे, कोई काम धंधा कर पाएगा, चार्जिंग कर पाएगा। कोई हम चाहते हैं सब्सिडाइज बिजली ये सारे रेफ्यूजी सेटलमेंट में दे। माना जैसे आपको ई रिक्शा दे दिया था, आप उसको चार्ज तो कर सके। कोई फ्रूट का काम करना चाहे तो उसके पास घर में 2-3 फ्रिज होंगे, तो सब्सिडाइज बिजली होगी तो वो उसका फ्रूट का काम कर पाएगा। तो कोई आइसक्रीम का काम करना चाहे, हजारों तरीके के काम है, बिजली होएगी तो घर में काम करेगा। कोई टेलरिंग का काम खोलना चाहे, तो जब तक समाज को थोड़ी सी सस्ती बिजली या फ्री बिजली नहीं देंगे तो समाज आगे कैसे बढ़ेगा। तो हमने ये चीज मांग करी है कि आप इनको डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दें, रेफ्यूजी सेटलमेंट्स में सब्सिडाइज टैरिफ दें, सब्सिडी दें, हो सके तो फ्री दें। और जो नए परिवार आते हैं, झुग्गियों में रहते हैं, उनको क्लस्टर कनेक्शन दे। जैसे सिग्नेचर वगैरह उधर जो झुग्गियां बनती है उनके पास डॉक्यूमेंटेशन होता नहीं है, तो आते ही उनको क्लस्टर कनेक्शन दे, और ताकि उनको आते ही बिजली मिले। दूसरी नौवीं मांग हमने रखी है वाटर सैनिटेशन क्लीन एनवायरमेंट के लिए। हमने ये मांग करी है कि रेफ्यूजी कॉलोनी में वेस्ट रिमूवल नहीं हो रहा है। जैसे आदर्श नगर में गंदगी बहुत है वहां पर, और डंपिंग जो जोन वहां बने हैं उसको इधर उधर करा जाए। फ्री वाटर सप्लाई आपको घरों तक मिले, सैनिटेशन यूनिट्स या मोबाइल टॉयलेट्स हर कैंप में सेटअप हो। और 10वीं मांग हमने दिल्ली सरकार के लिए रखी है, जो हमने केंद्र मंत्रालय को भी दी है। हमने कहा है कि आप स्टेट लेवल पर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली स्टेट लेवल पर इन हिंदुओं को रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटी घोषित करें। स्टेट लेवल का आप एक्नॉलेजमेंट दें, क्योंकि दिल्ली के सारे जो मंत्री हैं, जैसे कपिल मिश्रा जी टाइप, सब हिंदूवादी हैं, सब हिंदुओं का वोट ले लेकर मंत्री बने हैं। तो उनके सामने ये मांग आप लोग भी लेकर जा सकते हैं कि भाई आपने हिंदुओं के वोट लेकर मंत्री बने हो तो हमें कम से कम कुछ तो दो। और आप सारी रैलियों में जाते हो, सारी रैलियों में भर भर के गाड़ियां भर भर के जाते हो, तो अभी तक कम से कम ये मांग आपके पास आई है तो जाओ उनके पास में, बोलो भाई ये लेटर दे दिया, आप उसको मना कर दो। तो दिल्ली सरकार से हमने रिक्वेस्ट करी है कि आप रिलीजियसली परसिक्यूटेड माइनॉरिटी स्टेट लेवल पर उनको घोषित करें। उससे क्या होएगा, आपको स्टेट लेवल पर ह्यूमैनिटेरियन आइडेंटिटी कार्ड्स मिलेंगे, और ये जो सारी सुविधाएं आपको इशू होंगी। तो स्टेट लेवल पे आपको ये पुश करना है कि जब तक सेंटर नहीं, क्योंकि सेंटर बड़ी चीज है, पता नहीं दे कब दे, तो स्टेट लेवल पर आप पुश करें। आप सारे लोग नेताओं से मिलते रहते हो, तो उनको पुश करो कि भाई हमें स्टेट लेवल पर रिलीजियस परसिक्यूटेड माइनॉरिटी घोषित करें। इसमें कोई भी उनका कोई पॉलिटिकल लॉस नहीं है, पॉलिटिकल कोई खतरा नहीं है, और ब्यूरोक्रेटिक क्लैरिटी आएगी। उल्टा उनको फायदा ही मिलेगा, आपकी नागरिकता मिलती जाएगी तो उनको वोट मिलते रहेंगे आप लोगों के। तो उनके लिए सारे विन विन सिचुएशन है दिल्ली सरकार के लिए, ये करें। और हमने ये कहा है कि दिल्ली के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, खासतौर से मुख्यमंत्री हमारी पहली बार बनी है, उनके लिए भी ये इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो भी पाकिस्तानी हिंदू परिवार, दिल्ली से 20-30% परिवार दोस्तों वापस जो जा रहा है पाकिस्तान, वो दिल्ली की, एक तो हमारे देश की छवि उससे खराब होती है कि हिंदुओं का देश है, देखो ये रख भी नहीं पाया हिंदुओं को। और दूसरा, वो परिवार दोबारा प्रताड़ना के शिकार बन जाते हैं, वहां की सोसाइटी उनको शक की नजर से देखती है कि भाई भारत का जासूस बनकर आ गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि वो दूसरा, जो नए हिंदू वहां से भारत आना चाह रहे हैं, उनकी हिम्मत टूट जाती है, और दिल्ली एक पीसफुल और कोऑपरेटिव पॉपुलेशन को लूज कर देती है। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली एक मॉडल सेंचुरी बने, दिल्ली के नेता इस चीज में इनिशिएटिव लें, और ये रिवर्स माइग्रेशन जो हिंदुओं का आ रहा है
दिल्ली से जो हो रहा है वापस पाकिस्तान में ये रुके। इसमें हिंदुस्तान फाउंडेशन फिर से, जैसे हमने प्रधानमंत्री कार्यालय को लिखा, हमने ये लिखा है कि डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन में हम मदद करेंगे, वेलफेयर स्कीम डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्प करेंगे, हेल्थ और लाइवलीहुड कैंपेन्स में हेल्प करेंगे, आईडी कार्ड प्रोसेसिंग में हेल्प करेंगे, फील्ड रिपोर्टिंग में हेल्प करेंगे। हमने ये दोनों लेटर्स में लिखा है कि हिंदुस्तान फाउंडेशन एक नॉन पॉलिटिकल ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है। हम किसी भी पार्टी को ना एंडोर्स करते हैं ना क्रिटिसाइज करते हैं, क्योंकि हर पार्टी में हिंदू है, जहाँ हिंदू है वहां हम है, ठीक है। और हम ये जो प्रपोज कर रहे हैं ये हिंदुओं को बचाने के लिए, भारत की और दिल्ली की डिग्निटी और वेलफेयर डिग्निटी को बढ़ाने के लिए और बेसिक वेलफेयर की मांग कर रहे हैं। और हमने ये लेटर क्लोज करा है विद आटमोस्ट रिस्पेक्ट। तो आप लोगों को क्या करना है, जब भी कोई आप नेता से मिले, दिल्ली के नेता से, उसको ये बताएं कि भाई आप हिंदुओं का नाम लेकर नेता बने हो, तो महाराज ये हिंदुओं के काम है, 8-10 पॉइंट है, ये करके दो। वो करके दे देंगे, हम उनकी पब्लिकली हम उनका एक्नॉलेजमेंट करेंगे, पब्लिकली हम उनका मान सम्मान करेंगे। तो इस वजह से आपने देखा होगा सारे देश विदेश के जो, मैं आप देखते होंगे न्यूज फीड चल रही होती है, तो हमारे सारे दिल्ली के नेता कभी एक मंच पर, कभी दूसरे इवेंट में, कभी यहाँ दिया जला रहे, कभी वहां दिया जला रहे, कभी वहां इवेंट कर रहे हैं। अब समाज जब काम ही नहीं दे रहा है तो वो भी मौज कर रहे हैं। समाज जब काम ही नहीं दे रहा है तो नेता तो मौज करेगा, कुर्सी मिली है भाई तो उनको काम दो, उनको बोलो भैया ऑफिस में अपने रातें काली करो, ठीक है। नेताओं को बोलो ऑफिस में रातें काली करो, इन बना कर दो कानून, जिसके लिए तुम मंत्री बने हो। ये दिए जलाने के लिए और एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में, दूसरे फंक्शन से तीसरे फंक्शन में, तीसरे फंक्शन से चौथे फंक्शन में घूमते ही रह रहे हो, तो काम कौन करेगा? 4-5 साल तो निकल जाएंगे। तो आपका ये हार्ड बार्गेनिंग आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। हाँ, ये हार्ड बार्गेनिंग है, याद रखना। आपके पीछे हम खड़े हैं, हमारी ट्रेनिंग है, हमें चाहे तो हमें भी साथ में ले जाओ, लेकिन हार्ड बार्गेनिंग। इस लेटर पर या तो यस या तो नो। यस जो नेता करेगा उसकी हम कर देंगे बल्ले बल्ले, जो नो करेगा, जो नो करेगा या आधा यस करेगा उसका नो ही मान लेना। तो उसको भी समाज के सामने रखेंगे, देखो भाई तुम्हें तो हिंदू हिंदू बोलकर तो नेता बना था, दिल्ली वालों को ले कह रहा हूँ, हिंदू हिंदू बोल के बना था, तो अगले 5 साल भी बाद भी तो आएगा। इसने नो करा, इस काम के लिए नो करा इस आदमी ने। तो याद रखना हमारे पास लिवरेज है, आपके पास कश्मीरी हिंदुओं की लीडरशिप है, ठीक है। कश्मीरी हिंदुओं से कोई भारत का नेता नहीं टकरा था, याद रखना। एक नेहरू को देखकर उसके बाद फिर सब खराब हो गया, फिर कोई आया ही नहीं, किसी को बनने ही नहीं दिया फिर। तो आप इस चीज को समझ लीजिए, हमारा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच है। दिल्ली की जो गवर्नमेंट है, दिल्ली के नेता है, उनसे से हम बिल्कुल हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करते हैं कि आप इसको परस्यू करें। हम आपको प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, इसलिए हम खुल के ऐसी बात कर रहे हैं। लेकिन काम निकलवाना आपका काम है, पब्लिक का काम है काम निकलवाना। नेता जहां जा रहा है उसके पीछे पड़ो, उसको लेटर पे लेटर, चिट्ठी पे चिट्ठी, लेटर पे लेटर, चिट्ठी पे चिट्ठी, लेटर पे लेटर, चिट्ठी, हर इवेंट में, भाई आपने ये काम करा ही नहीं, फिर 5 दिन बाद गए, इस पर क्या काम करा आपने, इस पर क्या काम करा। प्राइवेट बिल्स ये मिनिस्टर सबमिट कर सकते हैं दिल्ली की जो जो लेजिस्लेचर है उसमें। तो जरूरी है कि आप इस पर परस्यू करें। कोई आपका मीडिया वाला आता है उसको बोले सारे की सारी मांगे चाहिए हमें, एक भी नहीं, आधी अधूरी नहीं, सारी की सारी चाहिए। सरकार आपको ये चीजें नहीं देंगी, क्योंकि 80 साल से हमारे देश में आप पर पर्दा डला हुआ था। शुतुरमुर्ग हमारी स्ट्रेटजी है कि हिंदू मर रहा है तो हमारे दुबकर बैठ जाता है भारत। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि आप प्रखर रूप से बोलते रहें। और आपकी वीडियो समझ में आ रहा है कितनी वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है आपकी? पहले पहले लोग बोलते हमारी वीडियो बन रही है, हमारी वीडियो बन रही है, क्यों इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान के लोग भी अब आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि पाकिस्तानी हिंदुओं के लिए वहां पर कानून बन गया आपकी वीडियोस की वजह से। उनके लिए एक सेफ्टी का एक ऐसा हथियार। और मैं एक चीज और बता दूं, जो पाकिस्तानी हिंदू लोग इस वीडियो को देख रहे हो, पाकिस्तान तो आबड़ तोड़ी में तो उसने अपनी इमेज तो ठीक करनी है। अभी वो अमेरिका के साथ दोस्ती कर रहा है, उसको IMF के लोन चाहिए। उसने आबड़ तोड़ी में इतना बढ़िया कानून बना दिया। भारत का माइनॉरिटी का कानून इतना मजबूत नहीं है जितना उसने बना दिया। इतना बढ़िया कानून बनाया उसने, लेकिन कानून तो बना दिया उसने आबड़ तोड़ी में, लेकिन वो कानून काम कैसे करेगा अगर इधर के पाकिस्तानी हिंदुओं का डंडा उस पर बजता रहेगा? वहां का पाकिस्तानी हिंदू तो नहीं बोल सकता
यहाँ का आपका डंडा उस पर चलता था, जब भाई तूने कानून बनाया उस पर काम तो हो ही नहीं रहा। ये केस होगा, इस केस को डालो। वो कैलाश कुमार को जैसे जैसे अभी उसका उसका कत्ल हुआ है बेचारे लड़के का, तो भाई उसको कमीशन को दो। कमीशन का तुमने कमिश्नर अपॉइंट किया नहीं अभी, तो उसको डंडा करते रहो। जरूरी है इस चीज का विजिल रहना, जरूरी है सोसाइटी का समझदार रहना, सोसाइटी का जरूरी है। हम एज ए ऑर्गेनाइजेशन आपको इन चीजों में ट्रेन करते रहेंगे, और आप आगे आगे धीरे 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 पाकिस्तान में भी थोड़े थोड़े कानून बनने लग जाएंगे, दिल्ली लेवल पे भी कानून बनने लग जाएंगे, भारत लेवल पे भी कानून बनने लग जाएंगे। फिर हम लोगों की एक ऐसी मजबूत शक्ति होगी, जो हम इस शक्ति को फिर बांग्लादेशी हिंदुओं को देंगे। बांग्लादेशी हिंदू, कश्मीर के हिंदू हमारे सपोर्ट में, कश्मीर के हिंदू मुझे बहुत फोन करने लग गए हैं, तो कश्मीर के हिंदू आपके सपोर्ट में आ जाएंगे। कहीं ना कहीं पूरा देश एक दिन हिंदू सम्मान फाउंडेशन से जुड़ेगा, क्योंकि हमारा कोई लालच नहीं है, लोभ लालच नहीं है। और जैसे दिलीप जी ने कहा कि हम हर पाकिस्तानी हिंदुओं को, जो कमजोर परिवार है उनको प्लॉट भी देंगे, उनको घर भी बना कर देंगे। देने वाला भगवान है, लेकिन हम प्रयास पूरा करेंगे। और हम चाहेंगे कि आपके घर भी, जो भी हम जोधपुर में हम जा रहे हैं, मैं और नेगी भाई डिलीवर करने के लिए 5 घर रेडी हो गए हैं। उन घरों को देखकर आपका दिल इतना खुश हो जाएगा। बड़े बड़े कमरे में, हमारे घर पे भी इतने बड़े कमरे नहीं जितने बड़े बने हैं। और घर के सामान के साथ उनकी जो वीडियोस आएंगी, तो मुझे लगता है कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। और हम चाहते हैं कि सबको ये मिले, लेकिन सशक्त रहो, वीडियोस पे आते रहो। जो भी नया परिवार आया उसको डॉक्यूमेंट करवाओ। आपकी ये छोटी 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 वीडियोस काम कर रही है, और प्रखर रूप से बोलो, और भारत का हिंदुओं को लीडरशिप दो। आप एक मजबूत हिंदू समाज हो, आप एक मजबूत हिंदू समाज हो। भारत में मजबूत हिंदू समाज की जरूरत है। आपके अंदर में से दिलीप जी जैसे नेता निकलते रहने चाहिए। एक दिलीप जी नहीं चाहिए, कम से कम और समाज में 100 दिलीप चाहिए। यहाँ से इतना बड़ा समाज है आपका यहाँ पर, इसलिए निकलते रहो। क्योंकि इन दिलीप जी को लेकर अभी मैं बंगाल जाऊंगा, फिर इनको लेकर हम कश्मीर जाएंगे, फिर इनको लेकर अभी हम गुजरात जाने वाले हैं। हम चाहते हैं कि एक उनके लेवल के नेता निकलते रहेंगे, तभी तो हमारा टीम बड़ी होगी। हम अपनी टीम को बड़ा करना चाहते हो, आप में से कोई एचएसएफ को ज्वाइन करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। युवा लोग बिल्कुल ज्वाइन करो, सामने आओ। और मर्दों का संगठन है, 2 ही शर्तें हमारी। एक तो तुम डरपोक नहीं होने चाहिए, और तुम्हारी जबान बिल्कुल पत्थर की लकीर, ईमानदार। और आप जो समाज के लिए काम करोगे, आप अपने समाज का ध्यान करो, आपके और आपके परिवार का ध्यान हम करेंगे। आप अपने समाज का ध्यान करो, आपको और आपके परिवार की जिम्मेदारी हमारी।